नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारिका में यशोभूमि का शुभारंभ किया। ये परिसर भव्य कन्वेंशन सेंटर और कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। उन्होंने इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि को प्रमुख केंद्र बताया। 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों की बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। ये कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े एलईडी मीडिया अग्रभाग से सुसज्जित है। यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी आयोजन सुविधाओं में शामिल होगी। साथ ही 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक बने यहाँ के प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारिका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तारित लाइन पर यात्रा की। इस दौरान मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 25 स्टेशन पहुंचकर एयरपोर्ट मेट्रो के विस्तारित खंड का उद्घाटन किया। दिल्ली के सुगम यातायात निर्माण में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देशव्यापी योजना विश्वकर्मा का शुभारंभ किया। देश के पारंपरिक शिल्पियों और कारीगरों की अलग अलग 18 श्रेणियों को चिन्हित कर उन्हें 3 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर प्रधानमंत्री ने देश के जरूरतमंदों के हक सुनिश्चित किया। वंचितों तक सुविधा पहुंचाने के लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक और प्रयास है। इस मौके पर एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पोर्टल के जरिए योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक कारीगर आवेदन कर सकता है। लाभार्थी को सरकार प्रमाण पत्र देगी। प्रधानमंत्री ने भी देश के अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग कारीगरों को प्रमाण पत्र दिए। विश्वकर्मा योजना के तहत मूर्तिकार, टोकरी चटाई बनाने वाले, माला बनाने वाले, धोबी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले जैसे पारंपरिक 18 अलग अलग कारीगरों को 15,000 तक की टूल किट और 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। दिल्ली स्थित द्वारिका में नवनिर्मित यशोभूमि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर तैयार किए गए डाक टिकट का भी उसे जारी किया। वहीं टूल किट, ई बुकलेट 12 भाषाओं में जारी की गई। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ज्यादा पारंपरिक कारीगरों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के वक्त सरकार ने कैसे ऐसे कारीगरों को प्रोत्साहित किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे देश में विश्वकर्मा उस व्यक्ति को माना जाता है जिसने सब कुछ बनाया। वो सर्वोच्च शिल्पकार है। भारत के शिल्पकारों का देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में विशेष योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में आयोजित विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। भारत के विदेश मंत्री अजय शंकर ने तिरुवनंतपुरम में पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम में कहा कि विश्वकर्मा इतिहास पर हमारी संस्कृति और परंपरा की छाप छोड़ते हैं। G20 सम्मेलन 140 करोड़ भारतीयों की उपलब्धि है, जिसमें प्रदर्शनी के माध्यम से भारत की हजारों वर्षों की कला और शिल्प को G20 नेताओं को दिखाया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति और विरासत को मजबूत करने के लिए पीएम विश्वकर्मा एक अहम पहल है, एक बड़ी सोच का हिस्सा है। ये योजना लोकल के लिए वोकल, मेक इन इंडिया एवं भारतीय पर्यटन को बढ़ावा में योगदान देगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी झांसी में देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए विश्वकर्मा योजना की उन्होंने शुरुआत की। विश्वकर्मा योजना को पूरे देश में सफल बनाने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना देश में विश्वकर्मा भाइयों के जीवन में क्रांति लाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के लॉन्च पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज पीएम मोदी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने दुनिया को एक साथ बांधने की जिम्मेदारी ली है। आज पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाखों विश्वकर्मा भाई बहनों को कम ब्याज दरों पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कठिन वैश्विक परिस्थितियों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के हर कोने में G20 के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
केंद्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कवरत्ती द्वीप के अलावा बाकी 9 द्वीपों के निवासी भी वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने झारखंड के जमशेदपुर में पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर देश भर के शिल्पकारों और कारीगरों में उत्साह है। विजयवाड़ा केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खोबा ने कहा कि इस योजना से कारीगरों को आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी। विश्वकर्मा जयंती पर मणिपुर में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्य अतिथि के रूप में योजना का शुभारंभ किया। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और विशेष रूप से मणिपुर राज्य के युवाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर रही है और इस नई योजना से राज्य में समृद्धि आएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में इंदौर में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कारीगरों और शिल्पकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने संसद के लाइब्रेरी भवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी, बीआरएस की तरफ से केशव राव, एनसीपी अजीत गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी पवार गुट की तरफ से वंदना चौहान, लोजपा पारस गुट से महबूब अली कैसर, बीजू जनता दल से सश्मित पात्रा और पिनाकी मिश्रा शामिल हुए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के नए भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण और मील का पत्थर बताते हुए कहा कि भारत युग परिवर्तन का गवाह बन रहा है और दुनिया भारत की ताकत, सामर्थ्य और योगदान को पूरी तरह से पहचान रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां ऐसी विकास और उपलब्धियां देख रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी जमीनी हकीकत आज विश्व स्तर पर सबसे सकारात्मक तरीके से परिलक्षित हो रही है। नए संसद भवन के ध्वजारोहण समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के इतिहास में ये एक नया अध्याय खुल रहा है। हम इंतजार कर रहे थे कि कब नए संसद भवन में जाएंगे और अब वो दिन आ गया है। विपक्षी नेताओं द्वारा सनातन पर लगातार विवादित बोल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के विवादित बयान से स्पष्ट है कि वे सनातन धर्म से नफरत करते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की चुप्पी ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग सनातन ही नहीं बल्कि संविधान के भी खिलाफ हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी और जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी साझा किया। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर के इस अवसर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का दौरा किया और उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार के बगहा में सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलाके की एक संस्था ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्थानीय लोगों को कृषि बीमा योजना, पशु बीमा योजना से लेकर स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में पीएम के व्यक्तित्व एवं कृति पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में अहिल्याबाई घाट पर बटुकों द्वारा मां गंगा का मंत्रोच्चार कर अभिषेक किया गया और प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की प्रार्थना की गई। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर में पीएम स्किल रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी।
लखनऊ में दिव्यांगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले 1.25 किलोमीटर लंबा जन्मदिन का कार्ड बनाया। कार्ड में पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को दिखाया गया है और उनको बधाई दी गई है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में दीनदयाल उपाध्याय मैनेजमेंट कॉलेज के 1600 बच्चों ने G20 का लोगो बनाकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की और उनको बधाई प्रेषित की। इस लोगो को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भेजा गया है। दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और भारत के विकास के लिए वो लोगों से आशीर्वाद लेने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के चित्रकार जोएफ खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर कोयले से पेंटिंग बनाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में स्वच्छता लीग मैराथन को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचकर परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने फहराया। अमित शाह ने सशस्त्र बलों की परेड की सलामी भी ली। हैदराबाद मुक्ति दिवस के मौके पर परंपरागत लोक कला से संबंधित झांकियां प्रदर्शित की गईं और जिसमें काफी संख्या में लोग यहां पर शामिल हुए। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान शांति निकेतन को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई और कहा कि सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। तटों पर स्थित मंदिर जलमग्न हो गए हैं। कल धार में हुई भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में आवाजाही के रास्ते प्रभावित हुए हैं। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि राज्य में भारी बारिश के बीच बाढ़ राहत कार्यों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सेना और वायुसेना की भी मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। अत्यधिक वर्षा से प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर पूरे राज्य में 1 करोड़ वृक्षारोपण और उनके सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम 9 सितंबर से ही वृक्षारोपण को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमने सामूहिक रूप से 9 सितंबर को 22.22 किलोमीटर लंबे चक्राकार ढांचा में 3 लाख पौधारोपण किया था, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया। साल 2016 में पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कैप्टन तुषार महाजन शहीद हो गए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शहीद कप्तान तुषार महाजन को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्टेशन का नाम का उद्घाटन भी वहां पर किया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैप्टन की शहादत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कारीगरों से मुलाकात कर उनके कामकाज और स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर रेल मंत्री ने मिट्टी से बनाने वाले कारीगरों के कार्यों में हाथ भी बटाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर पूरे देश में कारीगरों और कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर आरएमएल अस्पताल में थर्ड जेंडर की चिकित्सा सुविधा के लिए विशेष ओपीडी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। हर शुक्रवार को इस क्लिनिक में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक थर्ड जेंडर के लोगों का इलाज होगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार थर्ड जेंडर के विशेष ओपीडी क्लिनिक के लिए एक अलग से पंजीकरण काउंटर भी होगा। इस ओपीडी में त्वचा, पीडियाट्रिक, एंडोक्रिनोलॉजी, मनोचिकित्सा,
प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि विभागों की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष के घर पहुंचे और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। भारत में डीजल की बिक्री सितंबर के पहले पखवाड़े में घटी है। बारिश के कारण मांग घटने और देश के कुछ हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियां धीमी होने से इस सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाले ईंधन की मांग लगातार दूसरे माह गिरावट आई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 2 विश्व स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र प्रगति मैदान में भारत मंडपम और द्वारिका में यशोभूमि व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। वित्तीय सेवा विभाग के विज्ञापन में कहा गया है कि आवेदक को संबंधित क्षेत्र में कम से कम 25 साल का अनुभव होना चाहिए। भारत और ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन में चीनी से संबंधित व्यापार विवाद को पारस्परिक रूप से सुलझाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इस विवाद के समाधान के तहत दक्षिण अमेरिकी देश भारत के साथ एथेनॉल उत्पादन प्रौद्योगिकी साझा कर सकता है। भारत लघु उद्योग विकास बैंक अपनी इक्विटी पूंजी का विस्तार करने के लिए अगले वित्त वर्ष में राइट्स इश्यू से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता बंदरगाह ने पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन निर्यातकों को आकर्षित करने के लिए कोलकाता डॉक सिस्टम पर जल्दी खराब होने वाले माल के लिए रिफर कंटेनर बिजली शुल्क पर 25% की छूट की पेशकश की है। ऑनलाइन डेटिंग मंच टिंडर ने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा से संबंधित परामर्श देने के लिए गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के साथ साझेदारी की है। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने मजबूत आवास मांग के चलते पिछले वित्त वर्ष में 32% की वृद्धि के साथ 3,430 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री बुकिंग की। अब कंपनी बुधवार को अपना पहला आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जारी करेगी। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल निर्माता जीप के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन एक केंद्रीय बिंदु है और ये घरेलू बाजार के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने कहा है कि भारत में 40 एयरबस C295 सामरिक परिवहन विमानों का उत्पादन एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि ये देश में एक विश्व स्तरीय एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा जो लंबे समय में अन्य विमानों के निर्माण में मदद करेगा। पाकिस्तान की एक अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को 1931 में सजा दिलाने मिलने के मामले को दोबारा खोले जाने संबंधी याचिका पर आपत्ति जताई। याचिका में भगत सिंह को मरणोपरांत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का भी अनुरोध किया। न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा ने आज पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 13 महीने का होगा, जो अगले साल 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। ब्रिटेन सरकार ने भारत समेत दुनिया भर से देश में आने वाले आगंतुकों एवं छात्रों के लिए वीजा शुल्क में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है और ये बढ़ोतरी आगामी 4 अक्टूबर से प्रभावी होगी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ दोनों देशों की सेनाओं के बीच रणनीतिक एवं सामरिक सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। किम रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जिसे लेकर पश्चिमी देशों ने चिंता जाहिर की है। सिंगापुर में भारतीय मूल के एक वकील के खिलाफ मंदिर में एक महिला को कथित तौर पर थप्पड़ मारने के लिए 4 अलग अलग अपराधों को लेकर मामला दर्ज किया गया। वकील के अन्य मामले में वकालत करने पर पहले ही रोक लगा दी गई है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने आज लैम्पडूसा की यात्रा की और इतालवी द्वीप के दर्जनों नागरिकों ने हाल ही में प्रवासी आगमन पर वृद्धि पर विरोध प्रदर्शन किया। बाढ़ से तबाह लीबिया के डेर्ना में बचाव व तलाशी अभियान जारी है। लीबिया में 5,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लगभग 40,000 लोग विस्थापित हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में संविधान में देश के स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के समर्थन में हजारों लोगों ने रैली की। ब्राजील के उत्तरी एमेजोनस राज्य में एक विमान दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पर उत्तरी एमेजोनस राज्य के राज्यपाल ने संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि घटनास्थल पर बचाव दल पहुंचकर राहत कार्यों में जुट गई है।
तूफान ली ने अमेरिका और कनाडा के सीमावर्ती इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तटवर्तीय क्षेत्रों से टकराने के बाद तूफान ली की वजह से समुद्र में तेज लहरें उठी और लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी। भारत की 263 गेंद शेष रहते गेंद के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम सिर्फ 50 रनों पर ही ढेर हो गई। जवाब में भारत ने 6.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के ये आसान लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन 23 और शुभमन गिल 27 रन बनाकर नाबाद रहे। एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के हीरो मोहम्मद सिराज रहे। सिराज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। सिराज वनडे क्रिकेट में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। वहीं उन्होंने सबसे कम 16 गेंद में 5 विकेट हासिल करने के चामिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया ने एशिया कप जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा दिया है। कोलंबो और पालेकल में मैदानों को एशिया कप के लिए तैयार करने वाले मैदान कर्मियों की पूरी टीम को एशियाई क्रिकेट परिषद ने पुरस्कार देने का फैसला किया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने $50,000 की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल स्टॉक को भारत के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। ये तीनों खिलाड़ी चोटों से उभर रहे थे, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर नहीं जा पाए थे। एशियन गेम्स के लिए भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम में बदलाव किया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम से शिवम मावी बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर आकाशदीप को टीम में जगह मिली है। लखनऊ में हुए डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 में भारत ने मोरक्को पर 4-1 से जीत दर्ज की। भारत ने रविवार को युगल और फिर दोनों रिवर्स एकल में जीत हासिल की। युगल में भारत की तरफ से अनुभवी रोहन बोपन्ना और यूकी भाम्बरी को जोड़ी ने मोरक्को के बेंट्रेट एलियट और यूनिस लालामी लारोसी की जोड़ी को शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले को सीधे सेट में 6-2, 6-1 से अपने नाम किया। ये रोहन बोपन्ना का अंतिम डेविस कप मुकाबला था। मैच खत्म होने के बाद बोपन्ना ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरे कोर्ट का चक्कर लगाया और सभी को धन्यवाद कहा। रिवर्स एकल में भारत के सुमित नागल और दिग्विजय प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। सुमित ने मोरक्को के खिलाड़ी को सीधे सेट में 6-3, 6-3 से हराया। दूसरी तरफ दिग्विजय ने अंतिम एकल में 6-1, 5-7, 10-6 से जीत हासिल की। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, कंगना रनौत, अनुपम खेर, परेश रावल, वरुण धवन, राजकुमार राव और सोनू सूद समेत फिल्म जगत की कई हस्तियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान भारतीय बाजार में सबसे तेज 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म ने महज 11 दिनों में ये कारनामा किया है। जवान ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू हो गई है। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की बेहद सफल सिंघम फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है। अभिनेता विकी कौशल ने कहा है कि उनकी आने वाली फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली भारत की विविधता और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को मनोरंजक तरीके से पेश करती है। फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया। फिल्म की काफी प्रशंसा हो रही है। फिल्म में भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, कुशा कपिला, शिवानी बेदी, अनिल कपूर जैसे कलाकार अहम रोल में हैं। फिल्म के अधिकतर कलाकार इस मौके पर मौजूद थे। यह फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जुग जुग जियो फेम एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता कोली ने अपने बॉयफ्रेंड वृषांक खन्नाल से सगाई की। प्राजक्ता कोली ने आज इसकी घोषणा की। कोलकाता की एक अदालत ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के एक मामले में रविवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ 2016 में मामला दर्ज किया गया था। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।